हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल सी के यूनिट 26 इंश्योरेंस कंपनीज को देखने वाले हैं। तो मोस्ट ऑफ जो बैंक एम्प्लॉयज़ हैं वो इंश्योरेंस के बारे में, इनके वेयर अबाउट्स के बारे में अवेयर हैं, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा इन डिटेल इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे। यहाँ कंटेंट्स क्या होने वाले हैं: इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस, privatization and FDI in insurance sector, insurance business globally and in India, insurance penetration and density, number of insurance companies operating in India, legislation governing operations of insurance companies, insurance intermediaries, reinsurance, insurance repository, e-insurance accounts. So friends, as we always say कि आपको सबसे पहले हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसको चेक करना है वीडियो का, क्योंकि यू नेवर नो कि इस वीडियो को आप कब देख रहे हो। वी आर रिकॉर्डिंग इट इन 2024। सो मे बी अगर आप इस वीडियो को बाद में देखते हो तो जो भी इस कंटेंट से रिलेटेड अपडेट्स होंगे वो हम लोग विथ टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट करते रहेंगे। साथ ही आप पिन कमेंट पे भी देख सकते हो, वहाँ भी जो लेटेस्ट कमेंट्स अगर कुछ पिन करा हुआ है तो आप वहाँ से भी अपडेट्स को देख सकते हो। अगर आपको किसी तरह की क्लैरिफिकेशन चाहिए इस कंटेंट को लेके और देयर मे बी सम एरर, तो उस केस में आप हमको कमेंट कर सकते हैं या फिर जो नीचे व्हाट्सएप नंबर स्क्रॉल हो रहा है वहाँ रीच आउट कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, ये क्यूआर कोड है हमारे मॉक टेस्ट का, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। साथ ही आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो देखने के बाद, जिससे कि ये पता लगे कि आपको कंटेंट सही लगा है। तो अभी हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस। तो अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो इंश्योरेंस इन इंडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कहाँ? मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये जितने भी हैं बाय मनु, इन कौटिल्य के जो है उन हर जगह पे इंश्योरेंस का कुछ ना कुछ रेफरेंस जो है वो एंशिएंट टेक्स्ट में मिलता है। वहीं इंश्योरेंस फिर क्या है कि इवोल्यूशन के थ्रू गुजरा, और इसमें क्या हुआ, इट गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रैक्टिसेस फ्रॉम अदर कंट्रीज, स्पेशली फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे ऊपर काफ़ी साल तक रूल किया, तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो उनके वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे वहाँ आ गई। अब एडवेंट ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनीज, तो पहले हम लोग देखते हैं कि एक ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कोलकाता में स्टैब्लिश हुई थी। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है फिर वो 1834 में फेल भी हो जाती है। अभी भी एक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, बट अभी जो है वो जनरल जनरल इंश्योरेंस है, और तब जो था वो लाइफ इंश्योरेंस था, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। फिर क्या था? मद्रास इक्विटेबल कमेंस लाइफ इंश्योरेंस ऑपरेशन कब? इन 1829 में। कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंसी में। फिर 1870 में ब्रिटिश इंश्योरेंस एक्ट इनेक्टेड। क्यों? इंश्योरेंस प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए। फिर जो बॉम्बे म्यूचुअल, ओरिएंटल, एम्पायर ऑफ इंडिया, ये जो थे ये सारे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इनको फाउंड किया गया, मतलब दे गॉट स्टैब्लिश्ड। और प्रेसिडेंसीज आपको पता होंगी कि ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। So an ordinance on January 1956 led to the nationalization of the life insurance sector. कब? 1956, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस। वहाँ क्या स्टैब्लिश होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC, established in the same year, streamlining and nationalizing insurance operations in India. अभी हम लोग देखते हैं कि LIC में क्या होता है। यहाँ 154 इंडियन, 16 नॉन इंडियन जो इंश्योरर्स, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज, एंड 75 प्रोविडेंट सोसाइटीज, इनको मिला के और LIC को बनाया जाता है। सो द टोटल 245 इंडियन एंड फॉरेन इंश्योरेंस पर इंटीग्रेटेड। तो यहाँ एक 1 मार्क क्वेश्चन है इन दोनों ही पॉइंट को लेके, तो आपको ये ध्यान रखना है। LIC हेल्ड अ मोनोपोली until the late 1990s when the insurance sector opened to private entities. क्यों? 1991 के ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन था वो फिर क्या था कि वो हर किसी के लिए कॉमन था, कि जो ग्लोबलाइजेशन आया वहाँ हमारी इकोनॉमी ओपन हुई फॉर ऑल द कंपनीज टू स्टेप इन। फिर क्या है कि ओरिजिनेट ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द वेस्ट,
इन 17th सेंचुरी, फिर इंट्रोड्यूस टू इंडिया एज अ लेगेसी टू ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। ये किसकी बात हो रही है? ये इंश्योरेंस की बात हो रही है। रूट्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया ट्रैक बैक टू ट्राइटन इंश्योरेंस लिमिटेड। कब? 1850 इन कोलकाता बाय ब्रिटिशर। ये बात हो रही है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इन 1807 इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड was established contributing to the growth of general insurance in India। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो है उसका नेशनलाइजेशन कब होता है? इन 1972। अगेन ये एक 1 मार्क क्वेश्चन और हाफ मार्क क्वेश्चन। Nationalization took effect from 1st July 1973। The total of 107 insurers were collaborated and organized into 4 entities। ये 4 entities कौन कौन सी हैं? NICL, NIACL, OICL, UIICL। इनमें जो सबसे पुरानी है कंपनी वो कौन सी है? वो है NICL। The General Insurance Corporation of India was incorporated as company in 1971। GIC जो फॉर्म होता है वो कब होता है? इन सारे के कोलिब्रेशन से पहले। सो इनका जो अमलगेशन है वो जो होता है उससे पहले जो है वो जीआईसी स्टैब्लिश करा जाता है। सो फिर जीआईसी जो है वो कमेंस करती है अपना बिजनेस ऑपरेशंस 1973, जो कि यहाँ भी आपको दिख रहा है नेशनलाइजेशन के बाद। अभी मॉडर्न डेवलपमेंट इन इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज ये क्या है? द न्यू मिलेनियम हैज सीन इंश्योरेंस कम टू अ फुल सर्कल इन द जर्नी एक्सटेंडिंग टू नियरली 200 ईयर्स। की मतलब जैसे पहले था वो सिचुएशन फिर से आ रहा है। द रीओपनिंग ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर कमेंस्ड इन द अर्ली 1990s। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन इसके बाद शुरू हुआ। सो सब्सटेंशियल डेवलपमेंट अकर्स इन लास्ट 2 डिकेड ड्यू टू लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन जो है वो क्या था? LPG। ये तीनों चीजें हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये तीनों ही चीजें कहाँ है? ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था ये उसका पार्ट है। सो इन 1993 गवर्नमेंट स्टैब्लिश अ कमिटी चेयर्ड बाय RN मल्होत्रा, फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन है। इनके इस कमिटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से क्या हुआ है वो देखिए। द कमिटीज ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रपोज रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म इन द इंश्योरेंस सेक्टर टू complement the reform initiated in the financial sector। The committee chaired by RN Malhotra submitted its report in 1994। इनके recommendation was to permit the entry of the private sector into the insurance industry। मतलब private entities अगर अपना ओपन करना चाहती हैं कंपनी तो दे हैव गिवन द परमिशन। द फॉरेन कंपनीज कुड एंटर बाय स्टेबलाइजिंग इंडियन कंपनीज प्रेफरेबली थ्रू जॉइंट वेंचर विद इंडियन पार्टनर। ये क्या है कि ये बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं है, दे मे गो फॉर जॉइंट वेंचर। फिर क्या है कि इन अलाइनमेंट विद द रिकमेंडेशन द IRDAI was established in 1999। तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और IRDAI जो था was constituted as an autonomous body responsibility to regulate and foster the development of insurance industry in India। क्योंकि कहीं भी क्या होता है कि जब कोई इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, एक्सपोनेंशियली ज़्यादा ग्रो हो रही है, इन दैट केस वी रिक्वायर सम रेगुलेटर जो उनके हर चीज़ को मॉनिटर करे, जो गाइडलाइंस बनाए और उन गाइडलाइंस के ऊपर वो इंडस्ट्री काम करे। सो IRDAI aims to promote competition in the insurance industry with customer satisfaction, providing increased customer choice and lower premiums, ensuring the financial security of the insurance market। The present position. What is the present position? 34 general insurance companies including ECGC and Agriculture Insurance Corporation of India, 24 life insurance companies operating in the country। एंड फ्रेंड्स ये जो प्रेजेंट पोजीशन की बात है आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। वी विल बी अपडेटिंग द राइट फिगर्स कॉन्स्टेंटली। तो द इंश्योरेंस सेक्टर alongside banking services contribute significantly to the country's GDP। Together, insurance services and banking add up almost 7% to the national's gross domestic product। So 7% contribution जो है वो इंश्योरेंस सर्विसेज का है एंड बैंकिंग।
तो प्राइवेटाइजेशन के केस में अभी देखिए क्या है, इन 2000 इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज ओपन टू प्राइवेट प्लेयर्स कब, 1999 में आईआरडीआई के आने के बाद, एंड एफडीआई इन्वेस्टमेंट एट 26%। सो एट दैट टाइम एफडीआई इन्वेस्टमेंट वाज 26। फिर 2015 में क्या होता है कि एफडीआई के कैप को 49% किया जाता है। फिर 21-22 के बजट में एफडीआई के कैप को 74% किया जाता है, एंड जो आईआरडीआई का नोटिफिकेशन है उसमें 100% एफडीआई जो है उसको अलाउ किया गया है इन इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज। So insurance business globally and in India. So the total global direct premium written in 2019 increased by nearly 3%. ये globally बात हो रही है। Global life insurance market experiences a real term growth by 2.2% in 2019। वहाँ क्या था कि इंडिया was at the 10th position among the 88 countries in case of in terms of life insurance। वहीं पे क्या है कि इंडिया शेयर ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो 0.79% है, एंड दिस इज 15th अमंग द ग्लोबल नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट्स। आपको पता होगा कि इंश्योरेंस जो है वो रेगुलरली दो पार्ट में डिवाइड होती है, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। जहाँ जनरल इंश्योरेंस की बात होती है वहीं पे नॉन लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी, जहाँ आपके व्हीकल other than the life insurance everything comes in non-life and in general insurance, either it is medical, either it is medical is also widely now one segment, but still it is under the category of general insurance only. So insurance penetration in India is below that of the world. So it is about the rate. With the rate, real time growth is 2.2%, where India is lagging. The growth of insurance business is higher than the rest of the world. So अभी जहाँ growth की बात हो रही है insurance business में, India's rate is higher. The share of life insurance in total insurance business in India is more than the comparable figure from for the rest of the वर्ल्ड। अभी पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी, मतलब कि जो जीडीपी के अंदर है वो इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना परसेंट है, दैट इज पेनिट्रेशन। सो फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट एक एग्जांपल कि आवर जीडीपी इज 5 ट्रिलियन जीडीपी। आउट ऑफ दिस 5 ट्रिलियन, अगर वी आर टेलिंग दिस इज वन एग्जांपल ओनली, 1 ट्रिलियन penetration is there of insurance, it means कि 1 trillion जो insurance premium है that has been paid. So this is just one rough idea what you can get. फिर वहीं डेंसिटी की बात करें तो रेशियो ऑफ प्रीमियम टू द पॉपुलेशन, सो पर कैपिटा प्रीमियम। सो डेंसिटी इज कि फॉर एग्जांपल हम लोग इसको एक छोटे लेवल पे लेते हैं, एक गांव के लेवल पे लेते हैं कि एक गांव में 100 लोग हैं, 100 पीपल, एंड वहां से जो प्रीमियम आता है दैट कम्स 1000। दिस इज क्यूमुलेटिव। तो यहाँ क्या होगा, जो 10 होगा, calculation of this, so 10 will be the per capita premium and that is called the density। इसको कैसे एक्सप्रेस करा जाता है, इसको यूएस डॉलर पर कैपिटा में मेंशन करा है। सो इंश्योरेंस प्रीमियम penetration increased from 2.71 in 2001 to 5.20 in 2009. This is in India. Subsequently, the decline occurred, reaching 3.30 in 2014, and life insurance penetration remained at 2.82 with a density of USD 58. So this data again will be keep updating as this is one dynamic data. तो यू हैव टू सी मिनिमम 6 मंथ बिफोर कि अभी अगर हम लोग अप्रैल के एग्जाम को देखने वाले हैं तो उस अप्रैल मई 24 के एग्जाम को देखने वाले हैं, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, या फिर आप आईआईबीएफ की साइट पे भी जो भी वेरिएबल डाटाज हैं, जो डायनेमिक डाटाज हैं, उनके लिए रेगुलरली आईआईबीएफ की भी साइट पे अपडेट आता रहता है। सो दैट वी आर फॉलोइंग एंड फ्रॉम देयर वॉट एवर कम्स विल पोर्ट इट टू आवर डिस्क्रिप्शन। While the non-insurance had a penetration of 0.94 and the density is 19. So this is again one question is there. So we have to keep
So we have to keep the updated data related to this. Even the concepts are very important. So you have to keep this in mind in your one pager. So नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया. सो देखिए यहाँ पे जो डाटा है हम लोगों ने मैकमिलन बुक का डाटा पोर्ट किया है. सो दैट इज टोटल इंश्योरेंस कंपनी 68, लाइफ इंश्योरेंस 24, जनरल इंश्योरेंस 27, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 6, एंड री इंश्योरर like including foreign insurers and Lloyd's India, that is 11. तो ये डाटा भी अगेन रिक्वायर्स अ कांस्टेंट अपडेट. सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करते हैं. सो फ्रेंड्स, आई एम रिपीटिंग इट दैट यू हैव टू हैव अ लुक ऑन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अदरवाइज अगर आप इन डाटास के साथ जाते हो और अगर कुछ अपडेटेड डाटा है देन यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट्स जो गवर्न करता है इंश्योरेंस कंपनीज को. सो इंश्योरेंस एक्ट 1938, LIC एक्ट 1956, GIBN. सो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972. सो ये 3 एक्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं. ऑड वन आउट में आ सकता है. अभी हम लोग इंश्योरेंस एक्ट की बात करें तो इनका जो लेजिस्लेशन है उसमें क्या है कि इनिशियली लिंक टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, फिर ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड द रोल ऑफ कंट्रोलर जो है इनका है. और क्या है वो कि ओवरसाइट ऑफ एक्चुरियल्स एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट. तो एक्चुरियल एस्पेक्ट क्या होता है कि जो प्रीमियम्स, एक प्रोडक्ट जो डिज़ाइन होता है वो प्रोडक्ट जो डिज़ाइन करते हैं वो एक्चुरीज करते हैं. तो एक्चुरियल एक्टिविटीज़ क्या है कि किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, उसमें प्रीमियम कितना लेना है, उसमें कवर कितना देना है, उसमें राइडर्स कौन कौन से लगेंगे. तो ये जितने भी डिटेल्स हैं इन डिटेल्स को ध्यान रखना जो है वो द इंश्योरेंस एक्ट 1938 है वो उनके पेरिफेरी में आता है. अभी कुछ प्रोविजंस भी हैं इस एक्ट से रिलेटेड, दैट इज रजिस्ट्रेशन. सो वेरी every insurer must obtain a certificate of registration. So mandatory annual renewal is required, administered by controller of insurance. तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए है. साथ ही ये जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज के अकाउंट्स एंड ऑडिट का भी ध्यान रखे. सो सेपरेट अकाउंट्स ऑफ द रिसिप्ट्स ऑफ पेमेंट इन ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस. अभी क्लास क्या है, लाइक फायर, मेराइन, मिसलिनियस इंश्योरेंस. तो जितने भी तरह के इंश्योरेंसेस हैं सबके लिए जो है वो डाटा जो है वो क्रिस्टलन क्लियर होना चाहिए. सो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस के लिए. कवर नोट होना चाहिए, पॉलिसीज, प्रीमियम्स, एंडोर्समेंट, बैंक गारंटीज, क्लेम्स, एजेंसी फोर्सेस एंड बिजनेस प्रोसीजर्स विद द डिटेल्स टू commission, details of commission, register of employees, cash book, reinsurance and claims register. So ये सारी डिटेल्स जो हैं दे आर मस्ट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट. इनका इन्वेस्टमेंट कहाँ है, इन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. मतलब क्या है, इंश्योरेंस क्या होता है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, फॉर एग्जांपल ए, एक इंसान है बी, एक इंसान है सी, एक कंपनी है डी, एक कंपनी है ई. तो अभी फिलहाल हम लोग लोगों की बात कर रहे हैं, पीपल. सो इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान अपने रिस्क को ट्रांसफर कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ. तो जो इनके एंडोनमेंट प्लान होते हैं, एंडोनमेंट प्लान मीन्स ये ऐसे प्लान कि अगर सम अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आते हैं एंड समबडी पास इज अवे, लाइक कि जो इंश्योर्ड बंदा था वो गुजर गया, इन दैट वे हिज फैमिली विल गेट सम कॉम्पनसेशन वॉट एवर इज द फिक्स्ड अमाउंट. लेकिन अगर उसको कुछ नहीं होता है एंड ही पेज फॉर अ सर्टेन पीरियड लाइक 10 years 15 years, तो उसके बाद उसके पैसे को रिटर्न करना है विथ सम इंटरेस्ट रेट. तो ये रिटर्न करने के लिए क्या है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है. क्योंकि पैसे अगर इंश्योरेंस कंपनी बस अगर मार्क टू मार्क अगर एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह एक का पेमेंट दूसरे को दे रही, दूसरे का तीसरे को दे रही, तो फिर वो एक चीट फंड कंपनी बन जाएगी. इसीलिए इनको क्या है कि कुछ अप्रूव इन्वेस्टमेंट्स भी करने हैं. ये इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी क्या होगा कि इनके जो फंड्स हैं वो ग्रो होंगे और एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट उनको पैसे दिए जाएंगे. सो द गाइडलाइंस एंड लिमिटेशंस आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम कि उनको कौन से अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट्स करने हैं. फॉर एग्जांपल कि LIC, तो आप देखोगे कि LIC जो है उसका मेजर स्टेक जो है वो बहुत सारे PSBs में है, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें है, और भी एट मेनी प्लेसेस दे हैव देयर स्टेक्स, शेयर्स. सो मतलब क्या है, वो एक इन्वेस्टमेंट है. तो ये जो चीज़ें हैं ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और उसके हिसाब से ये चीज़ें होंगी. और ये जो है ये कहाँ डिफाइंड है, ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 में डिफाइंड है. वहीं लिमिटेशन ऑन मैनेजमेंट एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्ट इम्पोजेस
रिस्ट्रिक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशंस, जो कमीशन पे होता है। सो मैक्सिमम एक्सपेंसेस लिमिट डिटरमाइन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रॉस डायरेक्ट बिजनेस इन इंडिया। अगर आप एल की ही बात करो तो वहाँ जो पेमेंट है वो एजेंट्स को मिलता है बेस्ड ऑन देयर सेल्स ओनली। नाउ प्रोहिबिटेशन ऑफ रिबेट्स, वो कहाँ है कि कुछ बैन ऑफरिंग रिबेट्स ऑन कमीशन एंड प्रीमियम टू एनकरेज द इंश्योरेंस परचेज। मतलब क्या है कि कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि मेरे को 50,000 के प्रीमियम में मेरे को 2,000 रुपये कमीशन मिलने वाले हैं, तो आप वो 2,000 भी रख लो, आप 48,000 ही पे करो, 48 यू पे 48,000 विल मेक द पेमेंट फॉर 50,000। तो ऐसा कुछ अगर होता है देन दैट इज वन प्रोहिबिटेड केस, ये नहीं होना चाहिए। दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट अ लीगल एक्सरसाइज। सो विजिटर्स फेसेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेज, सॉरी वायलेटर्स फेसेस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। पेनल्टी जो है यहाँ पे, ये जो है अगेन अप टू 500 की पेनल्टी हो सकती है। तो अगेन ये डाटा जो है इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करने की जरूरत है। नाउ पावर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द कंट्रोलर और डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल टू इन्वेस्टिगेट द इंश्योरेंस कंपनी एट एनी मोमेंट। ये पावर कहाँ से आ रहा है? द इंश्योरेंस एक्ट की तरफ से आ रहा है। Invigilator must submit the detailed report to central government based on the findings. Other provisions क्या है? Prohibition of rebate, power of investigation, licensing of agents, advance payment of premiums, tariff advisory committee. अभी वहीं LIC एक्ट की बात करें तो नेशनलाइजेशन जो है वो 1956 में होता है, जहां इंडियन गवर्नमेंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को nationalize life insurance, taking over all the insurers and provident societies। ये हम लोगों ने अभी पहले देखा था। फॉर्मेशन ऑफ LIC क्या है कि इस्टेब्लिश हुआ था कब? सितंबर 1956 में। गवर्नमेंट ने कितना कंट्रीब्यूट किया? ₹5 करोड़ एज कैपिटल। ये अगेन एक 1 मार्क क्वेश्चन है, जहां भी डाटा है फ्रेंड्स आप उसको अपने 1 पेजर में जरूर लिख के रखेंगे। लेजिस्लेटिव फाउंडेशन, इसमें क्या होता है कि LIC एक्ट of 1956 passed by Parliament. So led the groundwork for creating LIC of India by merging pre-nationalization insurance companies. Objective क्या था? To conduct the business with utmost economy, charge premium based on the actuarial consideration, maximizing investment yield for policyholders and ensure capital safety. अभी इंक्लूसिव प्रिविलेज की बात करें तो क्या है कि LIC इनिशियली हेल्ड एक्सक्लूसिव प्रिविलेज फॉर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। फिर बाद में क्या हुआ कि अमेंडमेंट्स आए इन 1999 एंड LIC's एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जो है वो भी आता है पिक्चर में। 1957 में क्या होता है कि प्रोवाइड्स गवर्नमेंट गारंटी फॉर सम अश्योर्ड एंड बोनसेस अंडर LIC पॉलिसीज की। मतलब LIC में कुछ पैसे जो हैं वो आपके अश्योर्ड हैं, एक सम अश्योर्ड जो भी प्रॉमिसिंग अमाउंट है उसकी गारंटी मिलती है सेक्शन 37 के हिसाब से। एक्सक्लूडिंग यूलिप प्लान। यूलिप प्लान क्या होता है? यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान की। मतलब वैसे प्लान जिनको स्टॉक मार्केट के साथ, और आप यूं कह लो शेयर मार्केट के साथ, उनके वैल्यूएशन के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से लगाया जाता है। तो ये जो है ये परफॉर्मेंस लिंक्ड प्लान है। सो इसमें क्या है कि सम अश्योर्ड की कोई अश्योरिटी नहीं है, क्योंकि you are going to take the risk where you may get much more than the promised amount, or it may be very meager. So it depends. 1938, so safeguards LIC from termination through laws related to the binding up of company or corporation. The termination requires explicit direction from the central government. तो इसमें क्या हो गया कि 38 जो है वो कहीं भी ऐसे किसी दूसरे लॉ के थ्रू LIC को बाउंड होने से प्रोटेक्ट करता है। ऐसा कहीं नहीं हो सकता है कि LIC किसी दूसरे डायरेक्टिव के हिसाब से खुद को रैप कर ले या वाइंडिंग अप प्रोसेस की तरफ चली जाए। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ऑर्डर चाहिए होगा। नाउ द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट 1972, द एक्ट इज इनएक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द clause C of article 39 of Constitution of India. So 1939 of 39C of the Constitution of India क्या है? The state must formulate its policy to prevent the concentration of the wealth and means of the production की। मतलब इसमें ये कहा गया है 39C, सो आप इसको नोट कर लेंगे बिकॉज दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो उसमें कहा गया है
कि जो वेल्थ है वो कहीं एक जगह एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, ये जो है ये रोटेट होते रहना चाहिए। पैसे जो है वो कहीं भी लॉक ना हो, वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होते रहे, तभी इकोनॉमी में ग्रो। और इसको किसको इंश्योर करना है? इसको गवर्नमेंट को इंश्योर करना है। तो इंश्योरिंग इट डज नॉट हार्म द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी। तो इंश्योर करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस किसी का उठा के किसी को दे दिया। दैट शुड हैपन विद द हार्मोनी। सो दैट हार्मोनी हाउ इट विल कम? So we have to motivate the people to put off the money, physical money, in the financial system, either in a way of investing in life insurance, general insurance, or wherever they wish. So the objective of the act is the acquisition of shares of the existing general insurance company. This is one. This is again one odd one out question may come from there. So you can see, you can fit this in mind. This is not at all required to just learn everything. It is that should be in your head. So whenever you are getting such type of question, you should have one backup for rational. So to serve the needs of the economy by development of general insurance business, to establish the GIC by central government under the provision of Companies Act 1956 with an initial authorized share capital of 75 crores. So this is again one important question. To assist and advise the companies in the nature of setting up of standards in the conduct of GIB, to encourage the healthy competition among the companies as far as possible, to ensure the operations of the Indian system does not result in the concentration of the wealth to the common detriment, to ensure that no person shall take insurance with an insurer whose principal registered office is outside India. So this is again one takeaway from here. So the insurance intermediaries, वो कौन है? Insurance ensures compensation under the specified terms for covered events. So the most insurance transactions involve intermediaries such as agents और ब्रोकर्स। ये क्या है? कॉर्पोरेट एजेंट भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल एजेंट भी हो सकते हैं। इंटरमीडिएटरीज हेल्प इंडिविजुअल्स और बिजनेस find a suitable insurance coverage based on their need. री इंश्योरर का काम क्या है? इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग द रिस्क फ्रॉम इंश्योरर टू री इंश्योरर। मतलब कि एक कंपनी है, उसने इंश्योर किया एक इंसान को, मतलब ए इज अ पर्सन जिसको इंश्योर किया है बी ने। अभी बी जो है उसको चाहिए कि मेरे को भी कोई इंश्योर करे, तो सी विल इंश्योर द बी। मतलब कि यहाँ क्या है कि जो काफ़ी सारे लोग हैं, दे कैन रीच आउट टू सम इंश्योरेंस कंपनी, एंड अभी क्या है कि वो इंश्योरेंस कंपनी जो है, इफ ऑल ऑफ द सडन मच मोर मनी इज रिक्वायर्ड, देन हाउ दे आर गोइंग टू लुक अपॉन। तो उनको क्या करना होगा? उनको उसके लिए खुद का भी इंश्योरेंस करवा के रखना होगा अपने जो बेचे हुए प्रोडक्ट्स हैं उनका। तो वो कौन होगा? वो री इंश्योरर होगा। तो ये ध्यान रखना है। अलाउ इंश्योरेंस टू फोकस ऑन कोर बिजनेस फंक्शन, इन जिससे क्या होगा कि वो जो कोर बिजनेस है इंश्योरेंस वो करते रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर इनको इंश्योर्ड नहीं करा गया इंश्योरेंस कंपनीज को, तो देर विल बी अ टाइम जब उनको लगेगा दे आर आउट ऑफ द फंड्स। तो उस समय वो क्या करेंगे? सो जस्ट टू प्रोटेक्ट देम, री इंश्योरेंस री इंश्योरर कॉन्सेप्ट जो है दैट इज वेरी वेरी एडवांटेजेस। सो री इंश्योरर प्रोवाइड रिस्क कवरेज एंड टेक्निकल सर्विसेज एज कैपेसिटी enhances for insurers. The presence of reinsurer decreases volatility for insurers. Nationalization through General Insurance Business Nationalization Act 1972 क्या था कि इनको GIC जो था उनको क्या नेशनलाइज करा गया थ्रू GIBNA Act. Assessing the Indian reinsurance experience involves considering both the nationalization and later liberalization ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। अभी क्या है कि इंश्योरेंस रिपोजिटरी, ये क्या है? तो इंश्योरेंस पॉलिसीज वर ट्रेडिशनली इशूड ओनली इन पेपर फॉर्म अंटिल 2013। उसके बाद क्या होता है कि एक प्रपोजल आता है टू सबमिट फिजिकली और ऑनलाइन, ये दोनों ही प्रोविजन शुरू होते हैं। फिर IRDAI लॉन्च्ड द इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम ऑन सितंबर 2013। फिर इनका अब काम क्या होता है? एम एट इम्प्रूविंग सर्विसेज एंड इंक्रीजिंग द इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन को हम लोगों ने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है प्रीवियसली।
आप उसको लिंक कर पा रहे होंगे। सो द इंश्योरेंस पॉलिसीज इंक्लूडिंग एग्जिस्टिंग वन कैन कन्वर्टेड इनटू electronic form, so held with an insurance repository for ensured digital storage. The eliminate the paper and associated storage risk, provide the convenience and safety for policy holders, and the introduction of insurance repository system marked a shift towards digitalization of इंश्योरेंस सेक्टर। अभी हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है, दैट इज ई इंश्योरेंस अकाउंट। सो इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट, पहले तो ये क्वेश्चन यही है एक आपके लिए कि व्हाट इज ई इंश्योरेंस अकाउंट, तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस विच मीन्स द इंश्योरेंस पॉलिसीज डॉक्यूमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट होल्डर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसके कुछ फीचर्स क्या क्या हैं? ईच ई इंश्योरेंस अकाउंट इज असाइन अ यूनिक अकाउंट नंबर, where account holder receives a login ID password to access their e-policies securely. E-insurance account services is provided free of cost to applicants. The individual without an existing insurance policy can open an e-insurance account। की मतलब ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवाने के लिए पॉलिसी का होना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पॉलिसी होल्डर्स कैन रिक्वेस्ट डीमेटेरियलाइजेशन विच इज कॉल्ड डीमेट of their policies after purchasing and facilitating easier electronic management। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेक अस पार्ट ऑफ योर JIB-CIB जर्नी। एंड साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे ये QR कोड है, आप इसको अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही इमीडिएटली यू कैन गो फॉर द टेस्ट, जिससे कि एटलीस्ट आपको ये पता लगेगा वेयर यू स्टैंड। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।